question number 5, they have given you mean of 18, 24. Now these are the numbers given to you and their mean is 22. First part, they have asked you to calculate value of x. Now in this, let us apply the formula for mean. So formula for mean will be summation x upon n, where n is the number of observation. Now mean given to us is 22. So mean is 22. Summation x means you will be adding these observations, that is 18, 24 plus 15 plus 2x plus 3 plus 2x minus 4 and 12. You will add these observations and divide it by the number of observations. So if you count 1, 2, 3, 4, 5 and 6, number of observations are 6, right? So now let's simplify this. Now if you will simplify this, first of all you will cross multiply by 6, so you will be getting 132. Now we will be adding these observations. Let's see, we will be getting 18 plus 24 plus 15 plus 3 plus 12, and then we have minus 4. So you will be getting 68 plus this will give you 4x. Now 68 will be subtracted. So from 132 you will subtract 68. So from 132 you will subtract 68. So you will be getting 64. So 4x is equal to 64. So from here value for x will be 64 upon 4. So value for x will be 16. It's clear to you? So we have calculated value for x. Now after calculating the value for x, they are asking us to calculate the median. Now to calculate the median, our first step will be to write these numbers in ascending order. See, median में आपको सबसे पहले ascending order में लिखना पड़ता है. तो पहले तो हम पता करेंगे नंबर्स कौन कौन से हैं. देखिए नंबर्स हैं 18, 24. अभी हम अरेंज नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ नंबर्स लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमें यहाँ x की वैल्यू पुट करनी है. तो यहाँ x की वैल्यू 16 पुट करेंगे तो 16 to 32 प्लस 3 35. देन यहाँ पे पुट करेंगे तो 16 to 32, 32 में से 4 माइनस होगा 28 एंड फाइनली वी हैव 12. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो कितने हैं? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 6. अब हमें अगर मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि हम इन ऑब्जर्वेशंस को पहले तो अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में. सो छोटे से बड़ा सबसे पहले 12, फिर आएगा 18, ये 12 हो गया. 18 सॉरी, सबसे पहले आएगा 12, 12 के बाद आएगा 15, देन आएगा 18, उसके बाद आएगा 24, फिर आएगा 28 और लास्ट आएगा आपके पास 35. तो ये हम लोगों ने इन नंबर्स को अरेंज कर लिया इन असेंडिंग ऑर्डर. अच्छा अब गिनो तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 6, दैट इज़ एन इवन नंबर. तो यहाँ पे मीडियन का इवन वाला फॉर्मूला यूज़ होगा. सो मीडियन का इवन वाला फॉर्मूला कौन सा होता है? हाफ n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन.
तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास मिड ऑब्जर्वेशन 2 होंगे। अब देखिए इसमें n क्या है, n होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो है 6, तो 6/2 और एक आएगा 6/2 + 1। ये 2 ऑब्जर्वेशन हमें देखने हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पे ये आ रहा है 6/2 यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन, और ये आएगा 3 + 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो ये 2 ऑब्जर्वेशंस हमको देखने हैं, थर्ड एंड फोर्थ। तो चलिए देखते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन पे कौन आ रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑब्जर्वेशन पे आ रहा है 18 और फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे आ रहा है 24। सो हाफ इंटू इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 42। सो द मीडियन विल बी 21। ये आपका मीडियन। वो क्लियर हो गया ये चीज़? ओके। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया है, आपको m की वैल्यू दे रखी है लॉग के टर्म्स में, n की वैल्यू दी है लॉग के टर्म्स में, और आपसे कहा है फाइंड x, और ये कंडीशन दे रखी है ट्वाइस log of x - 4, ठीक है, इज इक्वल टू 2m। तो अब आप m की जगह पे log 30 पुट कर दीजिए, माइनस n की जगह पे log 25 पुट कर दीजिए। यहाँ पे हम कोफिशिएंट को अंदर ले आके पार बना देंगे, तो ये हो जाएगा x - 4 होल स्क्वायर। यहाँ पे भी कंबाइन करने के लिए कोफिशिएंट को अंदर ले आके पार बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 30 स्क्वायर। ये तो ऐसे ही रहेगा log 25। अब हम लोग राइट साइड पे देखिए इनको कंबाइन करके एक सिंगल लॉग बनाएंगे। ये पॉजिटिव लॉग के साथ है, तो ये आपका 30 का स्क्वायर 900, ये तो न्यूमरेटर प्लेस में रहेगा, अपॉन नेगेटिव के साथ है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको अगर आप रिड्यूस करके देखिए तो कितना आएगा, 25 से कैंसिल करेंगे, 25 3 75 कैरी ओवर 15 6 36। अब दोनों तरफ हमने सिंगल लॉग कर लिया है, इधर हो गया है सिंगल लॉग x - 4 का होल स्क्वायर, और इधर हो गया है सिंगल लॉग 36। टेकिंग द एंटी लॉग, लॉग हटेगा तो हमारे पास आएगा x - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अच्छा, अब हम स्क्वायर रूट कर दें, तो स्क्वायर रूट करने पे इधर तो आ जाएगा x - 4 और इधर आ जाएगा +-6, ठीक है। स्क्वायर रूट कर दिया, इधर से स्क्वायर हट गया, इधर से अंडर रूट किया तो +-6। एक बार अगर हम +6 के साथ सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा x - 4 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू +10। एक बार -6 के साथ सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -6, ये तरह के +4 -2, तो आपके पास x की वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब ध्यान देंगे कि अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ अ नेगेटिव नंबर विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर में सिर्फ x की एक वैल्यू ली जाएगी, वो भी पॉजिटिव वाली, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव ले लें और यहाँ log इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ -6, और log ऑफ नेगेटिव नंबर नहीं होता है, तो इसलिए x की वैल्यू हम -2 नहीं ले सकते। क्लियर? Now see, in the third part they have said we have triangle ABC. Okay, so let's draw triangle ABC। ये हम लोगों ने triangle ABC बना लिया, देखिए, ठीक है। So let's name this as triangle ABC। Now they are saying M is midpoint of AB। AB का midpoint हो गया M। This is the midpoint। A straight line through M। अब M से एक straight line बनानी है, is drawn parallel to BC, और BC के parallel। तो चलिए M से एक straight line आप draw करेंगे, ये देखिए,
और ये लाइन ड्रॉ की गई है पैरेलल टू BC, ये देखिए, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, टू कट AC एट N, ये जो स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करी थी पैरेलल टू BC, ये AC को N पे कट कर रही है, मार्क दिस पॉइंट एज N। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल MNCB। अब आपको इस क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर निकालना है, तो उसके लिए आपको क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स पता करनी पड़ेंगी। चलिए, सबसे पहले तो अगर आप ये देखिए तो इस ट्रायंगल में आपके पास एक मिड पॉइंट है और उस मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है पैरेलल टू सेकंड साइड। तो बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये जो थर्ड साइड है AC, ये यहाँ पे बाइसेक्ट हो जाएगी। तो देखिए, हम सॉल्व कर रहे हैं ट्रायंगल ABC को। इसमें हमारे पास है M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M से एक लाइन जा रही है MN विच इज़ पैरेलल टू द सेकेंड साइड BC, ठीक है। सो ऐसी कोई भी लाइन जो सेकेंड साइड के पैरेलल जाएगी थ्रू द मिड पॉइंट, ये हमेशा थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। सो देयरफॉर वी कैन से MN बाइसेक्ट्स AC। इसका मतलब N बन जाएगा मिड पॉइंट। सो AN इज इक्वल टू NC, और यहाँ पे कौन सी थ्योरम लग गई, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमने यहाँ पे लगा लिया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक। तो चलिए, पहले हमारे पास सिर्फ M एक मिड पॉइंट था, अब कन्वर्स लगाने के बाद अब आपको एक मिड पॉइंट और मिल गया, कौन सा, ये N, तो एक और मिड पॉइंट हो गया। अब आपने एक चीज़ ये पढ़ी है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो मिड पॉइंट मिल जाए तो वहाँ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो जाती है। तो अब कन्वर्स लगाने के बाद अब इसी फिगर में हमारे पास अगर आप देखिए तो दो मिड पॉइंट हो गए M and N। So here again using the same triangle ABC, now we have M is midpoint of AB, right? N is midpoint of AC। अब अगर दो मिड पॉइंट हैं तो वी कैन से MN इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड BC, वो तो ऑलरेडी पैरेलल है ही, और साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि MN इज़ हाफ ऑफ BC। ये देखिए, तो अब हमने यूज़ कर लिया है मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये ध्यान रखना कि जहाँ पे कन्वर्स यूज़ होती है एक बार, वहाँ पे आप मिड पॉइंट थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हो दोबारा। चलिए, अब हम मेजरमेंट्स पे आते हैं कि हमारे पास मेजरमेंट्स क्या क्या दिए थे। देखिएगा, आपको BC दे रखा है 7। अब देखिए, अगर BC आपको 7 दे रखा है तो MN निकल आएगा इसका मतलब, तो हम यहाँ से MN निकाल लें। MN इज़ हाफ ऑफ BC और BC दे रखा है 7, तो MN आ गया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखते हैं क्या दिया हुआ आपको। अच्छा, आपको AC दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, AC अगर 5 सेंटीमीटर है तो अभी आपने ये प्रूव किया था कि जो AC है वो बाइसेक्ट हुआ है, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये बाइसेक्ट होकर 2.5 इधर हो जाएगा, 2.5 इधर हो जाएगा, ये तो बाइसेक्ट हो गया ना, यहाँ प्रूव हो गया। अच्छा, BC कितना दिया था, 7। MN इसका हाफ है मिड पॉइंट थ्योरम से, तो ये हो जाएगा 3.5। अच्छा, AB कितना दिया हुआ है, 8। AB पूरा 8 है और M मिड पॉइंट है, तो ये जो 8 है ये डिवाइड होकर 4 and 4 हो जाएगा। अब आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखिए, आपको चाहिए पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल MNCB। तो अगर आपको इस क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर चाहिए तो इसकी चारों साइड्स आपको पता है, ऐड कर दीजिए। एक 3.5 है,
एक 2.5 है, एक 7 है और एक 4 है। 3.5 2.5 ये मिला के हो जाएगा 6 + 4 10 + 7 17। सो द पेरीमीटर इज 17 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा ये आपको? Question number 6. On what sum of money will the difference between the compound interest and the simple interest for 2 years be equal to ₹25? तो अगर आप सबसे पहले तो पढ़िए, तो ये जो ₹25 दिया हुआ है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 25। पहली चीज़ तो हमको ये ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब इन दोनों के लिए, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो या सिंपल इंटरेस्ट निकालो, दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 5%, और टाइम दोनों के लिए देखिए दे रखा है 2 ईयर्स। इसका मतलब एक बार तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें, फिर एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, दोनों का डिफरेंस करें। चलिए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। ध्यान दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अगर आपको अमाउंट तो पता नहीं है, तो आप अमाउंट की जगह अमाउंट का फॉर्मूला डाल दीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़िए तो इसमें ये ईयरली वाला है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में ये ना मेंशन किया जाए कि हाफ ईयरली, तब तक वो ईयरली का ही क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल 1 + R/100 रेज टू पावर ऑफ n, ये अमाउंट का फॉर्मूला हो गया। आगे माइनस p। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल तो पता नहीं है, रेट इस क्वेश्चन में कितना दिया है 5%, टाइम कितना दिया है 2 ईयर्स। अब इसको अगर हम रिड्यूस करें तो एलसीएम लेके ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 21/20, ये हो गया स्क्वायर, आगे माइनस p। अब अगर हम इसको यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 441/400p, आगे फिर माइनस p, एलसीएम हो जाएगा 400, 441p माइनस 400p, ये देखिए। सो इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ p। ये देखिए, ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ p। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अगर। इसके बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट भी चाहिए, तो चलिए अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। प्रिंसिपल तो अननोन है, अब सेम रेट है, सेम टाइम है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा P/10, है ना। 5 2 10, इसको रिड्यूस कर देगा, तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लिया, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लिया, और इन दोनों का डिफरेंस है 25। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस दे रखा है 25। कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह तो ये आ जाएगा 41p/400, सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे आ जाएगा p/10 इज इक्वल टू 25, एलसीएम 400, तो ये आएगा 41p, 10 इसको रिड्यूस करेगा 40 टाइम्स, तो ये आएगा 40p। 41p में से 40 माइनस करेंगे, ये तो आएगा p/400। प्रिंसिपल हो जाएगा 400 × 25, सो प्रिंसिपल आ गया ₹10,000। यही आपको फाइंड करना था, क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फाइंड करना था, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया था। तो एक बार हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, एक बार हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, दोनों का डिफरेंस किया, तो ये आ गया प्रिंसिपल। देखिए,
ठीक है। ओके, ना दिस क्वेश्चन, अब इसमें आप देखिए तो ये क्वेश्चन बेस्ड है आपके पास कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर। सबसे पहले तो गिवन है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। अब अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी ये साइड इसके बराबर होगी ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अच्छा, ई को कहा गया है मिड पॉइंट, तो ई जो है वो किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, तो ये रहा बी सी, तो बी सी का मिड पॉइंट, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। अच्छा, अब सबसे पहले प्रूफ करना है ट्राइंगल डी सी ई, ट्राइंगल डी सी ई ये वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को, इन दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अगर हम इन दो ट्राइंगल में देखें तो एंगल ई इसका और इसका एंगल ई इक्वल हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट। उसके बाद देखो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये लाइंस पैरेलल हो गई, और अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ध्यान दीजिएगा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ऑल्टरनेट हो गया। ठीक है, तो अब इन दो ट्राइंगल में देखिए दो एंगल इक्वल हो गए और उनके बीच में जो कंटेंट साइड है वो भी इक्वल हो गई। सो मूविंग ऑन टू द ट्राइंगल, ऊपर ले रहे हैं डी सी ई एंड दूसरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं एफ बी ई। अब इन दो ट्राइंगल्स की हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। सो वी विल गो बाय स्टेटमेंट एंड रीज़न। अब इन दोनों ट्राइंगल में आप देखिए तो सबसे पहले तो एंगल सी इसका और इसका एंगल बी ये इक्वल हुआ, रीज़न है ऑल्टरनेट एंगल्स। सो एंगल डी सी ई इज इक्वल टू एंगल एफ बी ई, रीज़न में हम डाल सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद ये वाला एंगल इक्वल है जिसको हम बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट, तो एंगल सी ई डी इज इक्वल टू एंगल एफ ई बी, रीज़न में डाल देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक, दो एंगल इक्वल हो गए। अब इन दोनों एंगल्स के जो बीच में साइड है जिसको बोलते हैं कंटेंट साइड, वो भी इक्वल है। तो हमारे पास है सी ई इज इक्वल टू बी ई, रीज़न में डालेंगे ई इज़ मिड पॉइंट, ई इज़ मिड पॉइंट। तो ई किसका मिड पॉइंट है देखिए, तो हमने दो एंगल इक्वल दिखा दिए और उन दोनों एंगल के जो बीच में साइड है उसको इक्वल दिखा दिया है। तो यानी कि एंगल साइड एंगल वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ट्राइंगल डी सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ बी ई। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी एफ। उसके लिए आप ये समझो पहले कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, जैसे ये दो एंगल इक्वल हैं तो इस एंगल के सामने है डी सी और इस एंगल के सामने है बी एफ। तो पहले तो हम लिख सकते हैं डी सी इज इक्वल टू बी एफ, रीज़न में डालेंगे सी पी सी टी सी। ठीक, तो हमने सी डी को बी एफ के बराबर प्रूफ कर दिया बाय सी पी सी टी। अब आप समझना, ये एक पैरेललोग्राम था तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमारा जो ए बी है वो डी सी के बराबर है। ए बी जो है वो डी सी के बराबर है, रीज़न है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं, तो ए बी इज़ इक्वल टू डी सी। अच्छा, यहाँ पे प्रूफ किया तुमने बी एफ इज़ इक्वल टू डी सी, बी एफ इज़ इक्वल टू डी सी फ्रॉम सी पी सी टी सी। अब आप ये समझो, अगर ए बी डी सी के बराबर है और बी एफ वो भी डी सी के बराबर है तो इसका मतलब ए बी और बी एफ आपस में इक्वल हो गए।
सो ए बी इज इक्वल टू बी एफ। तो ये देखिए, ये सेकंड पार्ट तो प्रूफ हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी एफ। चलिए अब लास्ट पार्ट पे आते हैं जिसमें हमें प्रूफ करना है ए एफ इज इक्वल टू 2DC। सबसे पहले तो अगर आप देखिए तो इस फिगर में से ए एफ जो है, ए एफ उसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं ए बी प्लस बी एफ। आप फ्रॉम द फिगर आप लिख सकते हैं ए एफ इज इक्वल टू, ये देखिए ए एफ को ब्रेक कर सकते हैं कैसे, ए बी प्लस बी एफ। तो हमने लिख दिया ए एफ को ए बी प्लस बी एफ। अच्छा, जो ए बी है वो डी सी के बराबर है, तो ए बी की जगह पे हम लिख सकते हैं डी सी। ये जो बी एफ है ये भी डी सी के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2DC। तो ए एफ इज इक्वल टू 2DC। यही आपको प्रूफ करना था, देखिए हेंस प्रूव्ड। अच्छा, थर्ड पार्ट में देखिए क्या दिया है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। सबसे पहले दो लोगों की इनकम का रेशियो दिया है। अब इनकम तो हमें मालूम नहीं है, हम दो लोगों को नाम ए और बी दे दें। सबसे पहले हम सपोज कर लें इनकम ऑफ ए की इनकम को एक्स मान लें, जो दूसरा पर्सन है उसको बी नाम दे दें, इनकम ऑफ बी वो हो जाएगी वाई। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों की इनकम का रेशियो दे रखा है, तो इनकम का रेशियो है 9:7। तो इनकम तो हमने एक्स और वाई मानी है, तो आप एक्स और वाई का रेशियो बना लीजिए 9:7। भाई जब भी दो चीज़ों का रेशियो दिया जाए, एक को एक्स मान लो एक को वाई मान लो, और ये बन जाएगा रेशियो। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7x इज इक्वल टू 9y। तो इक्वेशन आ गई 7x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर आगे हम पढ़ें तो आगे उन दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है। देखिए पहले तो इनकम का रेशियो दिया था, एक की इनकम एक्स मान ली एक की वाई, और इनकम का रेशियो आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप देखो तो दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले तो इन दोनों के एक्सपेंडिचर फाइंड करने पड़ेंगे। चलिए पहले निकालते हैं हम एक्सपेंडिचर ऑफ ए। अच्छा, किसी का भी एक्सपेंडिचर अगर निकालना है तो जो भी उसकी इनकम है, उसकी इनकम में से जितना वो सेव करे वो माइनस कर दो। तो जो ए था उसकी इनकम थी एक्स और सेव किया है उसने 2000। तो उसकी इनकम में से अगर हमने उसका सेविंग को माइनस कर दिया तो ये आ गया एक्सपेंडिचर ऑफ ए। अब ऐसे ही हम निकाल लेंगे एक्सपेंडिचर ऑफ बी। देखिए बी की इनकम क्या थी वाई, और उसकी सेविंग कितनी थी 2000, उसकी भी सेविंग थी, दोनों की सेविंग बराबर थी। तो इनकम में से अगर सेविंग माइनस करोगे तो ये इन दोनों के एक्सपेंडिचर आ गए। अब आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 4:3, तो दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो बनाते हैं। फर्स्ट वाले का ये हो गया अपॉन, तो ये दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया, और ये रेशियो किसके बराबर है 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर 4 से करोगे तो इक्वेशन आएगी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखिए अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हैं दोनों। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। तो एक काम करते हैं कि इसमें कोफिशिएंट्स किसके छोटे हैं, x के, तो हम x के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 21x
27y, इसको 7 से करेंगे तो 21x, 28y, 14,000। अच्छा, कोफिशिएंट सेम हो गए। अब रिड्यूस करने के लिए सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि साइन चेंज कर दोगे। +21 -21 कैंसिल, तो ये आ जाएगा +y, इधर आ जाएगा 14,000। तो ये जो सेकंड पर्सन था बी की इनकम आ गई 14,000। अब y की वैल्यू पुट करके इक्वेशन नंबर 1 में, तो 7x इज इक्वल टू 9y, x इज इक्वल टू 9/7 इंटू वाई। अब y की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। y की वैल्यू कितनी आई है 14,000, ये डाल दीजिए। 7 से कैंसिल हो गया 2,000, तो 18,000। तो एक की इनकम हो गई 14,000, दूसरे की इनकम हो गई 18,000। ठीक है, ओके। नाउ ये देखिए क्वेश्चन आपके पास सी प्रूविंग का है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इसमें। अब इसमें कहा सबसे पहले आपके पास 2 राइट ट्राइंगल है, तो हम एक काम करते हैं, पहले इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। तो ट्राइंगल ABD में लगाएं, ट्राइंगल ABD। अब इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो हाइपोटेन्यूज हो गया 90 के ऑपोजिट AB, तो AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD²। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये है, इस पे लगाएं पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ADC में। इसमें 90 के ऑपोजिट ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो आएगा AC² इज इक्वल टू AD² प्लस DC²। ये देखिए, ये हमारे सामने 2 इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से हम अब LHS से स्टार्ट करते हैं। तो LHS है हमारे पास AC², तो AC² की जगह पे तो ये आ जाएगा AD² प्लस DC²। अच्छा, अब AD² को हम रिप्लेस करें, क्योंकि जो प्रूव करना उसमें कहीं AD तो है नहीं, तो आप AD² को रिप्लेस करोगे, और AD² को अब आप रिप्लेस करना फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि सेकंड इक्वेशन तो हमने लिख लिया। अब AD² को रिप्लेस करो फ्रॉम फर्स्ट। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से देखो तो AD² की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, AB² माइनस BD², ये लिख सकते हो। ये AD² की जगह पे आपने ये लिख लिया फर्स्ट इक्वेशन में से। ठीक है, अब देखिए AB² तो हमें चाहिए था, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए स्टेप पे, AB² माइनस, अच्छा BD यहाँ दिख रहा है तो इसको BD को तो ऐसे ही रहने देंगे, और वहाँ स्क्वायर में नहीं दिख रहा, ऐसे दिख रहा है, जैसे भी दिख रहा है इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, प्लस DC। अब इसमें कहीं DC नहीं दिख रहा है, तो अब हम DC को रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि DC कैसे रिप्लेस हो सकता है। DC की जगह पे आप लिख सकते हो BC माइनस BD, BC माइनस BD, स्क्वायर लगा दीजिए। अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन होगा A माइनस B के होल स्क्वायर से, तो आएगा A² प्लस B² माइनस 2 A इंटू B। ये देखिए ब्रैकेट ओपन कर लिया, माइनस BD² प्लस BD² कैंसिल आउट, तो आपके पास बचेगा AB² प्लस BC² माइनस 2 BC इंटू BD। यही हमको देखिए प्रूफ करना था। ठीक, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा इनमें पाइथागोरस थ्योरम में, कि जब भी आपको जैसे राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दें, तुरंत जैसे 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दिए तो दोनों में से 2 इक्वेशन बना के लिख दो, और फिर रिप्लेस करना शुरू करो। जो चीज़ नहीं चाहिए
उसको आप रिप्लेस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, नाउ इन दिस क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसका मेजरमेंट आपको ये दे रखा है और इसको हमें फिल करना है बाय अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसमें से वाटर इस स्पीड से बाहर आ रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। अच्छा, सबसे पहले तो हमें जिस टैंक को भरना है हम उसका वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ टैंक। अगर आप देख सकते हैं कि ये जो टैंक है ये क्यूबॉइड शेप में है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से इसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो ये आपके पास देखिए कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, टू 8 एंड 000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ टैंक। अच्छा, इस टैंक को हमें भरना किसकी हेल्प से है? एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है। तो इसमें हम लोगों ने सीखा था वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज्ड थ्रू अ पाइप। जब एक पाइप से पानी निकलता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज बाय अ पाइप। इसका अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो इसका फॉर्मूला हमने लिखाया था आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इनटू स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इनटू टाइम। ये आपको फॉर्मूला लिखाया था। इस फॉर्मूले को आप यूज़ करके निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज थ्रू पाइप। सबसे पहले हमें चाहिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ध्यान से देखो तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, अब स्पीड को देखो, स्पीड मीटर पर सेकंड में है। इसी स्टेप पे ध्यान दो कि एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है लेकिन जो स्पीड है वो मीटर में है। तो देखिए जो आपकी स्पीड है 3.2 मीटर, इसको इंटू 100 करके हम सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इस स्टेप पे ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो हमने क्या किया कि ये जो स्पीड थी इसको हम लोगों ने सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक, तो टाइम तो मालूम नहीं है तो इंटू टी। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 480 टी। अच्छा, ये जो टी होता है ना ये टाइम सेकंड्स में होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो टाइम को आपको सेकंड्स में लेना पड़ेगा। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज बाय द पाइप। अच्छा, इस पाइप से जो वाटर डिस्चार्ज होगा वही तो इस टैंक में जाएगा। तो यहाँ पे हम इनके वॉल्यूम को इक्वेट करें, तो टी आ गया 288,000 अपॉन 480। तो ये टाइम आपके पास आ गया 600 सेकेंड्स। ये टाइम आ गया सेकेंड्स में। अगर इसको आप चाहो तो मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 600 सेकेंड्स है तो डिवाइडेड बाय 60 कर दें तो ये आ जाएगा 10 मिनट्स। सो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि कितने टाइम में ये टैंक भर जाएगा। तो टैंक हमारा कितने टाइम में भर जाएगा? 10 मिनट्स में। क्लियर? ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा गया है कि ड्रॉ अ कंबाइंड हिस्टोग्राम एंड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आपको एक ही ग्राफ के ऊपर, क्योंकि कंबाइंड है तो आपको एक ही ग्राफ के ऊपर हिस्टोग्राम भी बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ये जो क्लास इंटरवल होता है हमारे पास, ये देखिए
अगर आप ये क्लास इंटरवल को पहचानिए तो ये जो क्लास इंटरवल आपको दिया गया है, ये क्लास इंटरवल इंक्लूसिव फॉर्म में है, और आपको चाहे हिस्टोग्राम बनाना हो और चाहे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना हो, आपका जो क्लास इंटरवल है इसका एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो हमारा जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि हम इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। अब एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे? अब हम निकालेंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर। वो कैसे निकाला जाता है एडजस्टमेंट फैक्टर? जब हम एक क्लास इंटरवल से दूसरे क्लास इंटरवल की तरफ एंटर कर रहे हैं, देखो तो डिफरेंस 1 का है। देखिए पहला क्लास इंटरवल 29 पे ख़त्म हो रहा है और दूसरा 30 पे शुरू हो रहा है। तो एक क्लास इंटरवल से जब आप दूसरे क्लास इंटरवल में एंटर कर रहे हो तो डिफरेंस आपको मिल रहा है 1 का। तो जितने का भी डिफरेंस मिलेगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया एडजस्टमेंट फैक्टर। तो यहाँ एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आ गया? 0.5। तो आप क्या करोगे? लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 19.5, और अपर लिमिट में ऐड कर दो। फिर यही इसमें भी करें, लोअर लिमिट में से माइनस, अपर लिमिट में ऐड, लोअर लिमिट में से माइनस, अपर लिमिट में ऐड। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब हो गया कि ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 9, 14, 24, 32, 18, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब हमें क्या करना होता है, ये जो क्लास इंटरवल है ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना होता है और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे। अच्छा, इसमें क्या है कि हमको, अगर आप देखिए तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है। तो जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना होता है तो आपको एक प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल और एक सक्सीडिंग क्लास इंटरवल एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ेगा। अच्छा, इसका जो प्रीसीडिंग रहा होगा वो रहा होगा आपके पास 9.5, ये एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा प्रीसीडिंग। और इसके बाद वाला जो रहा होगा तो ये प्रीसीडिंग था और ये सक्सीडिंग। तो ये दो क्लास इंटरवल आपको एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। अब एक चीज़ और देखिए कि जो क्लास इंटरवल है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब अगर क्लास इंटरवल ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा कि आपको जब एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल प्लॉट करोगे तो जो फर्स्ट कॉलम होगा उसमें तुमको एक किंक बनाना पड़ेगा। इसको समझिएगा आप। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास क्लास इंटरवल इधर प्लॉट होना है। अब हमारा क्लास इंटरवल जो था वो ज़ीरो से तो स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो आप सबसे पहले यहाँ पे एक किंक बनाओगे। अच्छा, मैं तो पेन से बना दे रहा हूँ, पर आप वहाँ पे ग्राफ जो भी बनाएंगे ध्यान रखिएगा ग्राफ को हमेशा आप स्केल से ही, सॉरी पेंसिल से ही बनाइएगा, पेन से मत यूज़ करिएगा। अब ये क्लास इंटरवल यहाँ से शुरू करना 9.5, 19.5, 29.5 करते करते 79, ये सारे क्लास इंटरवल प्लॉट होंगे। 9.5, ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस पे हमको फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है। अब फ्रीक्वेंसी बता दें कैसे प्लॉट करते हैं।
अगर फ्रीक्वेंसी की रेंज 1 से 10 के बीच में है तो आप जो है आप 1 के डिफरेंस पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट करोगे, डिफरेंस 1 का लोगे, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, लेकिन कब? जब फ्रीक्वेंसी 1 से 10 के रेंज में होगी। अगर फ्रीक्वेंसी 1 से 20 की रेंज में है, मतलब मैक्सिमम 20 तक है, तो आप डिफरेंस कितने का लोगे? 2 का, मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, ऐसे। अगर 1 से 50 की रेंज है तो आप डिफरेंस लोगे 5 का, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके। 1 से 100 होगा, डिफरेंस ऑफ 10 का लोगे, ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाओगे। अगर 1 से 200 होगा तो आप डिफरेंस ऑफ 20 लोगे, एंड सो ऑन। खैर हमारे पास जो देखिए मैक्सिमम है वो है 32, तो 1 से 50 के बीच में, तो हम डिफरेंस ऑफ 5 पे प्लॉट करेंगे। तो हम यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 5 पे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, 20, 25, 30 एंड 35, क्योंकि मैक्सिमम तो 32 है, तो 35 तक हमने ये प्लॉट कर लिया। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अब आप समझिएगा, अब हम ये समझें कि ये जो एक स्मॉल डिवीज़न है, ये स्मॉल डिवीज़न, इसकी वैल्यू कितनी है, कैसे निकालते हैं वैल्यू। आपने देखिए, आपने डिफरेंस लिया है 5 का ना, और यहाँ पे अगर देखिए तो स्मॉल डिवीज़न है 10, तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपके 10 डिविजन्स हैं उनकी वैल्यू है 5। सो जो 10 डिविजन्स हैं उनकी वैल्यू है 5। तो जो 1 डिवीज़न है उसकी वैल्यू होगी 5/10, यानी कि 0.5। तो 2 डिवीज़न की वैल्यू कितनी होगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम 2 डिवीज़न ऊपर जाओगे, स्मॉल डिवीज़न, तो डिफरेंस ऑफ 1 आएगा। अब इसकी प्लॉटिंग कैसे करेंगे समझिएगा। जो सबसे पहला क्लास इंटरवल है, ये तो हमने अपनी तरफ से बनाया एक्स्ट्रा, तो जो हम एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल बनाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0। अब पहला जो था 19.5 से 29.5, ये देखिए, इस पे फ्रीक्वेंसी थी 9। तो आपको क्या करना होगा, इस पे 9 फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना होगा। अब 9 फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी समझना, इसके ऊपर बननी है फ्रीक्वेंसी 9। तो देखो, पहले तो आप 10 पे आ जाओ। अब 10 के बाद तुम्हें नीचे आना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू 9। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 2 डिवीज़न हैं, ये देखिए, क्योंकि एक डिवीज़न 0.5 का है, तो जो 2 डिवीज़न होंगे उससे वैल्यू बनेगी 1। अब देखो, अगर आप 10 पे हो, यहाँ 10 है, तो आप 2 डिवीज़न नीचे आ जाओ तो ये 9 होगा। तो आपको इस हाइट का एक, ये देखिए, ये 9 हाइट हो गई है, ऊपर ये 10 था, आप 2 डिवीज़न नीचे आ गए तो 9 हो गया, क्योंकि 2 डिवीज़न से एक इंटरवल है। तो ये 9 तक की हाइट का हमने ये फर्स्ट वाला बन गया। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड वाले का देखें। सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी है 14। अब 14 कैसे मिलेगा? अब इसके ऊपर तुम्हें 14 की हाइट का बनाना है। तो 14 की हाइट के लिए पहले तो आप आ जाओ 15 पे, और 15 के बाद 2 डिवीज़न नीचे आ जाओ। 2 डिवीज़न नीचे आने का मतलब है कि एक इंटरवल नीचे आ गए, तो 15 से नीचे आ गए तो ये हो गया 14। अब 14 की हाइट का इसके ऊपर एक आ गया, ये देखिए, ये दूसरा बन गया। अब नेक्स्ट वाले पे हाइट कितनी है? 24। अब हमको 24 हाइट पे बनाना है, तो 24 हाइट के लिए पहले तो हम 25 पे आ जाएं, और 25 से 2 डिवीज़न नीचे उतर आए, तो ये हो गया हमारे पास 24। ये देखिए,
ये हो गया 24। अब नेक्स्ट हमें चाहिए 32। अब 32 कहाँ पे मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। ये तो 30 हो गया। 30 के बाद अगर हम 2 डिवीज़न ऊपर जाएंगे तो एक इंटरवल हुआ ना, तो ये हुआ 31, और फिर 2 डिवीज़न और जाएंगे तो ये हुआ 32। तो ये हो गया 32। ये 32 पे आ गया। फिर नेक्स्ट वाला है 18। अब देखिए 18 कैसे मिलेगा आपको, हम 20 पे तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 20 से हम अगर पहले तो 2 डिवीज़न नीचे आते हैं तो 19 हो जाएगा, और फिर 2 डिवीज़न नीचे आते हैं तो 18 हो जाएगा। तो ये हो गया 18। तो जिस क्लास इंटरवल पे जितनी फ्रीक्वेंसी थी उतनी हाइट का हमने देखिए ये बना लिया। तो ये तो आपका हो गया हिस्टोग्राम। अब इसी हिस्टोग्राम के साथ साथ क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाओगे ये समझना। ये जितने भी तुमने हिस्टोग्राम के बार बनाए हैं इन सब के मिड पॉइंट ले लो। ये देखो, सब के मिड पॉइंट ले लो। सबके मिड पॉइंट ले लिए। अब ये जो एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल तुमने बनाया है इधर और इधर, इन पे तो फ्रीक्वेंसी 0 होगी क्योंकि इनकी तो फ्रीक्वेंसी दी नहीं थी, तो इनके मिड पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे। अब इसके बाद इनको सबको तुम एक स्केल से लेकर के एक लाइन से इनको जोड़ते चले जाओ। तो ये देखिए, तो ये क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये हम लोगों ने बनाया था कंबाइंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पहले हिस्टोग्राम और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। वो क्लियर हो गया ये आप लोग को कैसे बनना है। इसको ज़रूर से प्रैक्टिस करिए। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कहा गया है, chord AB and CD of a circle are parallel to each other and they lie on the opposite side of the center of the circle। अच्छा, इसमें से chord AB 36 है और chord CD 48 है। 2 chord हैं और क्वेश्चन में कहा गया कि दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड। अब ये ध्यान रखना कि जो chord बड़ी होगी वो सेंटर, जैसे सेंटर है वो सेंटर के क्लोज बनेगी, सेंटर के पास बनती है, जैसे CD। कॉर्ड ए बी छोटी है तो वो सेंटर से दूर बनेगी, तो ये हमने कॉर्ड ए बी बना ली, सेंटर से दूर है। कॉर्ड ए बी, इसकी लेंथ आपको दी गई है कितनी, 36। ये है कॉर्ड सी डी, इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसको हमने सेंटर के क्लोज बनाया है, 48। अब इन दोनों कॉर्ड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 42, इन दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस। तो हम एक काम करते हैं कि सेंटर से इन दोनों कॉर्ड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये देखें, तो जब हम किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। इनको नाम दे रहे हैं ओ एम इस कॉर्ड के ऊपर, ओ एन ये इस कॉर्ड के ऊपर। तो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो अगर किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी। तो ए बी जो 36 थी वो बाइसेक्ट होके हो जाएगी 18 इधर, 18 इधर। दूसरा है ओ एन, ये है परपेंडिकुलर टू सी डी, तो ओ एन ये भी सी डी को बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो कॉर्ड 48 थी ये बाइसेक्ट होके 24 एंड 24 हो जाएगी। अच्छा, ये जो टोटल लेंथ है ना, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स, ये आपको दे रखी है 42। अच्छा, ये टोटल लेंथ 42 है। अब इसमें से ये कितना है और ये कितना है ये मालूम नहीं,
तो एक काम करते हैं कि OM इसको तो मान लेते हैं y, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन होगा ये हो जाएगा 42 माइनस y, क्योंकि टोटल 42 है। अब कह रहे हैं फाइंड द रेडियस, तो चलिए O से A को ज्वाइन करके इधर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और ये बन जाएगा रेडियस। O से C को ज्वाइन करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और ये हो जाएगा रेडियस। अब हमारे पास दो राइट ट्रायंगल हैं, एक है AOM, अब इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इसमें देखिए हाइपोटेन्यूज तो हुआ रेडियस, परपेंडिकुलर हुआ y और बेस हुआ 18। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। $324। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है CON, इसमें 90 के ऑपोजिट ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये हो गया 42 माइनस y और बेस हो गया 24। इसको अगर ओपन करेंगे 42 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 42 इंटू y प्लस 24 का स्क्वायर, तो 576। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 42 का स्क्वायर कर दीजिए 1764 प्लस y स्क्वायर माइनस 84y प्लस 576। इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 84y और इसमें 576 जुड़ेगा, सो 2340 ये आ गया। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में से आप काम करो, आर स्क्वायर की जगह पे यहाँ लिख दोगे y स्क्वायर प्लस 324, है ना। देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दोगे, y स्क्वायर प्लस 324, ये लिख दो यहाँ। कैंसिल आउट, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगा y की वैल्यू 24। लेकिन हमें तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू अब पुट करनी पड़ेगी। देखिए आर स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 324, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 900, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 900, तो रेडियस इज इक्वल टू 30। ये रेडियस आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए, अ वायर व्हेन बेंट इन फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इनक्लोजेज एन एरिया, ये एरिया ऑफ अ स्क्वायर दे रखा है, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो ए हो जाएगा 24। ये आ गई साइड ऑफ अ स्क्वायर।
अच्छा, स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर जो है वो वायर से बना है, तो जो पेरीमीटर आएगा स्क्वायर का वही लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगा, लेंथ ऑफ वायर। अब इन्होंने क्या किया कि इसी वायर को इन्होंने अब एक रेक्टेंगल का शेप दे दिया। आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप एक वायर को डिफरेंट शेप्स देंगे, उन सारे शेप्स का जो पेरीमीटर होगा वो लेंथ ऑफ द वायर के बराबर होगा। तो अगर लेंथ ऑफ द वायर हमने निकाल लिया है 96, तो इसका मतलब जो रेक्टेंगल बनेगा उसका पेरीमीटर भी कितना होगा, 96। पेरीमीटर का फॉर्मूला ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ना तो हमें रेक्टेंगल की लेंथ पता है ना ब्रेथ। हाँ, ये ज़रूर मालूम है कि रेक्टेंगल की जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनमें डिफरेंस 4 का है। मतलब कि अगर मैं लेंथ को और ब्रेथ को, इन दोनों में डिफरेंस 4 का है, अगर मैं ब्रेथ को x मान लूँ तो लेंथ होगी x प्लस 4। देखिए, एडजेसेंट साइड्स का मतलब हुआ लेंथ एंड ब्रेथ, दोनों में डिफरेंस 4 का है, तो एक को x मानो तो दूसरा x प्लस 4। अब यहाँ तुम लेंथ की जगह तो रख दो x प्लस 4 और ब्रेथ की जगह रख दो x, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 4, ये ब्रैकेट खोलने पे हो जाएगा 4x प्लस 8, 8 उधर जाके माइनस होगा तो 96 माइनस 8 तो 88, तो x की वैल्यू आ जाएगी 22। अब ये देखिए, ये जो x की वैल्यू आई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेथ को। तो आपके पास ये देखिए, लेंथ तो हो गया x प्लस 4 यानी कि 22 प्लस 4, तो ये हो गया 26। ब्रेथ है x, तो ब्रेथ हो गई 22। अब आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों मालूम है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है। ट्वेंटी सिक्स टू ज़ा 52, कैरी होगा 5, 52 एंड 5 57। सो एरिया आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि अगर एक वायर को हम डिफरेंट शेप्स देंगे तो वो जो भी शेप बनेगा उन सब के पेरीमीटर सेम होंगे। तो सबसे पहले हमने इसको स्क्वायर का शेप दिया था, तो स्क्वायर के एरिया से स्क्वायर की साइड निकाली और उससे स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लिया, तो वो आ गया लेंथ ऑफ द वायर। अब उसी वायर को हम रेक्टेंगल का शेप दे रहे हैं, तो जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा वो कितना होगा, 96। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है कि यू हैव टू ड्रॉ द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 ऑन अ ग्राफ पेपर। अब आपको एक लाइन को प्लॉट करना ऑन द ग्राफ पेपर, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x या y किसी एक को हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने y को सब्जेक्ट बना लिया, आपको किसी एक को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। 12 माइनस 3x, तो y की वैल्यू, y हो जाएगा एज अ सब्जेक्ट। ये देखिए, ये y को हम लोगों ने सब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे एक हम बनाएंगे कोऑर्डिनेट टेबल। अब हम लोग इसमें, हम लोगों ने सब्जेक्ट तो बनाया है y को, तो हम क्या करेंगे, x को अपने मन से कुछ वैल्यूज़ दे देंगे। अच्छा, कोशिश ये करना x को ऐसी वैल्यू देना
कि ऊपर का जो भी रिज़ल्ट आए वो नीचे वाले नंबर से डिविजिबल हो जाए। तो जैसे मैंने सबसे पहले x को वैल्यू दे दी 0। अब अगर मैं x को वैल्यू 0 दूंगा तो ऊपर हो जाएगा 12 माइनस 0 यानी कि 12। तो ऊपर आया 12, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया 0,3। ऐसे आप अपने मन से कोई भी वैल्यू दो, जैसे मैंने x को वैल्यू पर कोशिश करना ऐसी वैल्यू देना कि ऊपर का जो रिज़ल्ट आए वो जैसे नीचे 4 है तो 4 से डिवाइड हो जाए। अच्छा, अगर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं भी हो रहा है तो इतना डिवाइड हो कि 0.5 आए और कुछ ना आए। अच्छा, हम यहाँ पे जैसे अब वैल्यू दे रहे हैं, मान लीजिए 4, x को वैल्यू मैंने दे दी 4, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 12 हो जाएगा 0, 0/4 इज़ 0। तो ये सेकंड पॉइंट आ गया। अब कोई और वैल्यू ले लेते हैं हम। अब हमने जैसे कि मान लीजिए x की वैल्यू ले ली, सपोज करिए, चलिए अब x की वैल्यू हम मान लेते हैं 2 ले लेते हैं। अब अगर हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, तो 12 माइनस 6, तो ऊपर बचेगा 6, नीचे बचेगा 4, तो 6/4 तो हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। मैंने क्या कहा था कि डेसिमल में वैल्यू आए लेकिन 0.5 तक आए, बस इससे ज़्यादा ना आए डेसिमल में। तो ये 3 पॉइंट्स हमें प्लॉट करने पड़ेंगे ऑन द ग्राफ पेपर। चलिए ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे ये 3 पॉइंट्स। तो हम सेंटर ऑफ द पेज पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लें। इधर मेरे पास x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 4 एंड 5। इधर x की नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी -1 -2 -3 -4। इधर y की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4। y की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2। चलिए अब पॉइंट्स हम प्लॉट करें। सबसे पहला पॉइंट है 0,3। अब देखिए अगर x 0 हुआ तो इसका मतलब जो पॉइंट होगा वो y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, तो 0,3, तो 0,3 हमको यहाँ पे मिल जाएगा पॉइंट। फिर दूसरा है 4,0, तो x की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू 0, तो इसका मतलब ये पॉइंट मिलेगा x एक्सिस के ऊपर जहाँ पे x की वैल्यू होगी 4, ये हो जाएगा। अब हमें चाहिए 2,1.5, तो x पे पहले 2 मूव करोगे और फिर y पे 1.5, तो ये 1 और ये 1.5 यहाँ पे होगा पॉइंट। जहाँ पे भी आप पॉइंट प्लॉट करेंगे, देखिए x की वैल्यू 2, तो x एक्सिस पे 2 मूव किया, y की वैल्यू 1.5 पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ मूव करोगे, ये 1 और ये 0.5। अब इन अच्छा, जहाँ पे भी पॉइंट प्लॉट करते हो वहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दिया करो। 0,3 2, ये 4,0, ये 3 पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए। अब इन तीनों को अगर हम ज्वाइन करें तो इन तीनों को एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, तो यानी कि आपकी प्लॉटिंग सही हुई है। ये देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कहा था, पहले तो प्लॉट करना था, हमने प्लॉट कर दिया। अब कह रहे हैं रीड द y इंटरसेप्ट एंड द x इंटरसेप्ट। तो हमें दोनों इंटरसेप्ट रीड करने हैं। कई बार ये भी नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में कि रीड x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, आपसे कह देंगे रीड द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। सो रीड द इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस का मतलब होता है कि x पे क्या है और y पे क्या है। तो देखिए इसने x को कट किया है 4 पे, तो आप लिख सकते हैं x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4। अब इसी लाइन ने ये y एक्सिस को कट किया है +3 पे, तो y इंटरसेप्ट
फिर एक चीज़ का ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, कोई भी ग्राफ पेन से मत ड्रॉ करिएगा, यूज़ पेंसिल फॉर इट। ठीक है, चलिए इतना कर लीजिए पहले फ़िलहाल आप लोग।